फिर से गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों से अनुरोध है कि अब कल हमने ये अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने जो देखा था स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन और एसओपी के बारे में जानकारी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कुछ चीजें जो मैं अभी बता देता हूँ। एंटीबायोटिक पॉलिसी देखेंगे, इसके बाद में सिटीजन चार्टर देखेंगे, और जैसा मैंने आपको कहा था कि अपन एक बार चेकलिस्ट को हल्के में एक बार रिव्यू ओवरव्यू लेंगे चेकलिस्ट का, कि चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, उसमें हमें असेसमेंट कैसे करवाना है, ये सारी चीज देखेंगे। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी दो है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्राप्त मिला है हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। एंटीबायोटिक पॉलिसी बना के दी गई है, लेकिन ये चीज इसको हमें कस्टमाइज करना है। जैसे कि मैं अभी तक पहले सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि हमें आपका एसओपी आपको खुद से कस्टमाइज करना है। कुछ भी आपको उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन कर लीजिए, ऐसा का ऐसा ही प्रिंट निकाल के रखना नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पर यूज हो रहा है और कहाँ पर हमें किस दवाई का जरूरत तो अधिक है, वो एरिया वाइज भी होता है। किसी जगह पे कहाँ पर ज्यादा उसमें किस प्रकार के इन्फेक्शन वहां पर संबंधित जगह पर उपलब्ध अधिक है या कम है, उसके अनुसार हमें इसको चेंज करना पड़ता है। तो आप अपने अपने अस्पताल के अनुसार इसको, मैं सैंपल भी दिखाऊंगा। कटनी में सर है, उनकी उन्होंने काफी अच्छा उसको कस्टमाइज किया है। इसी चीज को ये मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, ये हमें स्टेट से प्राप्त हुई है एंटीबायोटिक पॉलिसी। दिख रहा है हमें कि अच्छा इसका यूज क्या है। एंटीबायोटिक पॉलिसी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये हमें प्राप्त की गई है। और इसका इस्तेमाल क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक का इतना ज्यादा ओवर इस्तेमाल, अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसके रेसिस्टेंस पैदा हो रहे हैं। तो जिन जिन एंटीबायोटिक से पहले बैक्टीरिया मर जाते थे, वो उन बैक्टीरिया उनमें अब उन बैक्टीरियाज में रेसिस्टेंस, या बैक्टीरिया या अदर पैरासाइट में वो क्या रहा है कि अब रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो उन्हीं एंटीबायोटिक से अब वो बैक्टीरिया अपन नहीं मर पा रहे हैं। तो जैसे इसमें एंटीबायोटिक पॉलिसी में पूरा चीज ये दिया जाता है कि आप बेसिक कहाँ से शुरू करेंगे। और उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि अपने पेशेंट को जल्दी ठीक करना, या फिर जो भी उनका रीजन हो, एक्चुअल मेरे को रीजन नहीं पता क्यों, कि एकदम हायर एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक आती है, तो फर्स्ट जनरेशन से शुरू ना करते हो वो डायरेक्ट फोर्थ पे जाते हैं। और फिर अभी जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से अभी अगर मान लीजिए कहीं पर रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो वही चीज अगर हायर एंटीबायोटिक से भी रेसिस्टेंस पैदा हो गया, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास एंटीबायोटिक उपलब्ध ही नहीं रहेगी। हर एक बैक्टीरिया, हर एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस बैक्टीरिया में और अदर पैरासाइट्स में उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर हम किसी भी चीजों को ट्रीट करना हमारे लिए काफी मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए ये एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाई गई है। इसके अनुसार अपने को एंटीबायोटिक का उपयोग कम से कम करना होता है। जैसे अगर आप कहीं भी एसेप्टिक प्रोसीजर अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, एसेप्टिक के जो रूल्स हैं वो अपन पहले पुरानी क्लासों में पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसेप्टिक प्रोसीजर का क्या होता है, स्टरलाइजेशन वगैरह, फॉगिंग, ये सारी चीजें अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर कई जगह पर हमें एंटीबायोटिक नहीं लगाने से भी मरीज ठीक होता है ना। तो इसमें ये इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल यहाँ पर सवाल क्या पूछे जाते हैं वो बताऊंगा और एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी, सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास में इस एंटीबायोटिक पॉलिसी उपलब्ध है, तो आपको ये सेम चीज दिखाना रहेगा असेसर को। उसके बाद में चिकित्सक से पूछा जाएगा कि आप एंटीबायोटिक पॉलिसी का फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर आपके और नर्सिंग ऑफिसर या अदर स्टाफ से पूछा, नर्सिंग ऑफिसर से पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक पॉलिसी के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है। इसलिए मैं ये क्लास में ले रहा हूँ कि एंटीबायोटिक पॉलिसी को मैंने सबसे पहले लिया, क्योंकि ये कुछ चीजें अभी जो अपन पिछले दो क्लासों से देख रहे हैं, कल और अपन ने आज जो देखा, ये एक ऐसी चीजें हैं जो बहुत इजीली नंबर देती है। आप जैसे पिक चार्ट के अनुसार देखेंगे, तो आपने पहले असेसमेंट किया होगा, तो पहले आपके पास में एसओपी का नंबर नहीं मिल रहा होगा, एसओपी में 0 मिल रहा होगा। उसके बाद में फिर एसटीजी का नंबर नहीं मिल रहा होगा, उसमें 0 मिल रहा होगा। फिर आपको एंटीबायोटिक पॉलिसी का नंबर नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम को हमने अगर पिक चार्ट में डालेंगे, तो फिर ये सबसे ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट की, मतलब आपको बिना किसी खर्चे के ये चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम ये चीजें ऐसे सॉल्यूशन बता रहे हैं कि जहां से आपको आराम से मार्क्स
असेसमेंट के दौरान मिल सकते हैं। जैसे अपन ने कल एसओपी पढ़ा, तो एसओपी में इतने सारे नंबर हैं, वो सारे क्वेश्चनों के अगर आपको एक डॉक्यूमेंट एसओपी के बारे में अगर केवल पता है और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप असेसमेंट के दौरान काफी सारे नंबर उससे अर्जित कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर अपन एसटीजी के बारे में लोगों सारे चिकित्सकों को अवगत करा दें और एसटीजी का संबंधित डिपार्टमेंट में संबंधित पोर्शन रख दें, तो उससे आपको एसटीजी के मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक, सेम उसमें आपको एंटीबायोटिक पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसको डॉक्यूमेंट के प्रिंट आपके हर एक डिपार्टमेंट में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये तो जो अभी जो एंटीबायोटिक पॉलिसी दिखाई जा रही है, ये स्टेट के द्वारा दी गई है। इसमें कहाँ पर किस बीमारी में, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको कौन सी एंटीबायोटिक उपयोग करना है, कौन सी नहीं करना है, उसका डोज कितना देना है, उसका ड्यूरेशन कितना देना है, ये सारी चीजें इस प्रकार से लिखी गई हैं। इसमें लो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कौन सी रहेगी, फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग कौन सी रहेगी, ये सारी चीजें इसमें अच्छे से बताई गई हुई है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर दिखाया गया है। फिर इसके बाद में आगे अलग अलग बीमारियां, अलग अलग इन्फेक्शंस के बारे में कौन सी एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हैं, कौन सी आपको पहले इस्तेमाल करना है, कौन सी आपको उसके बाद इस्तेमाल करना है, कौन सी वाली एंटीबायोटिक आप ज्यादा सबसे अच्छा तो क्या होता है, आप कल्चर करवा लो। जैसे ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टेस्ट जो होता है अपना कल्चर करवा के वो आप करवा लो, तो उससे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है और किस से वो ससेप्टेबल है। तो आप सीधा वही शुरू करोगे तो आपको अननेसेसरी रेसिस्टेंट दूसरी एंटीबायोटिक से नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अपन इसको एक बार देख लिया, जस्ट अपन ने सीएनएस इन्फेक्शन अगर है तो उसमें अपने को क्या क्या देना है, ये मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अपने पास में समय का बहुत अभाव है। और ये पढ़ने वाली चीजें मैंने पहले भी बताया है कि मैं चीजों को केवल समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। पढ़ना आपको ही है और आपके डेली के शेड्यूल में उपयोग करना आपको है। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर उपलब्ध नहीं होगी तो मैं आज इस क्लास के बाद में सभी ग्रुपों पे एक साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, हर एक चिकित्सक को आपको जानकारी, आप हर एक स्टाफ को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। यदि आपको पढ़ना है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक एक चीज, हर एक जैसे इस स्किन इन्फेक्शन में आपको कौन सी एंटीबायोटिक सबसे पहले देना है, नॉन सुपरेटिव है तो क्या एंटीबायोटिक देना है, सुपरेटिव है तो कौन सी एंटीबायोटिक देना है, हर चीज उसमें लिखी गई है। आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको ये इसमें इससे ज्यादा मेरे को पढ़ाने का कुछ है नहीं है, तो अभी मैं ये वाला प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक कस्टमाइज वाला कैसे कस्टमाइज करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया हमें, स्टेट से प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब इसको कैसे कस्टमाइज करना है वो वाला मैं अगला प्रेजेंटेशन वो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये कटनी में है, डॉक्टर यशवंत सर है हमारे, मेरे सीनियर हैं। उन्होंने इसको शायद वहाँ की टीम ने, सब लोगों ने मिलके इसको कस्टमाइज किया है। वो जो एंटीबायोटिक पॉलिसी मिली थी इस प्रकार से उन्होंने इसको कस्टमाइज करके, जो 33 पेज की एंटीबायोटिक पॉलिसी थी उनके लोकल वहां पर आवश्यकता के अनुसार, जिस जैसा उनके एरिया में आवश्यकता है उसके अनुसार इसको परिवर्तन किया है। इसमें काफी कुछ चेंज करने के बाद में ये कस्टमाइज करके इस प्रकार से इसको बनाया गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन कौन कौन सी है, सेकंड जनरेशन पेशेंट टाइप कितने हैं, उसके बाद में सारे एंटीबायोटिक के टाइप दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें दी गई है। मैं केवल सैंपल कॉपी बता रहा हूँ आपको। यदि आपको आवश्यकता रहेगी तो मैं इसको आप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ने जाऊंगा कि इसमें क्या परिवर्तन किया है, लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एंटीबायोटिक पॉलिसी अपन ने जैसे एसओपी को कस्टमाइज किया था उसी प्रकार से इस वाली को भी, एंटीबायोटिक पॉलिसी को भी आपको कस्टमाइज करके ही उपयोग करना है, वैसा का वैसा उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। आप जैसा भी कस्टमाइज करना चाहें, आपके यहाँ पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, जो भी स्पेशलिस्ट रहेंगे उनको आप दे दीजिए कि सर आप किस प्रकार से इसको चेंज करना चाहें, दो तीन स्पेशलिस्ट एक साथ बैठ जाए और उसके बाद में डिस्कस करके इसको कस्टमाइज कर लें। ठीक है, तो ये एक मैं सैंपल दिखा दिया आपको कि इसको इस प्रकार से कस्टमाइज करके 20 पेज की बना दी गई है, जो कि उधर पे 33 पेज की थी। तो इसका भी काम खत्म हो जाता है मेरे अनुसार। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पर एंटीबायोटिक पॉलिसी खत्म।
जो सवाल इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगला प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ जो सिटीजन चार्टर होता है। किसी को कुछ डाउट है अभी तक इसमें? अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। एक नाम और सुना होगा सभी लोगों ने, अक्सर सिटीजन चार्टर के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। मैं एक बार शो करना चाहता हूँ क्या होता है और किस प्रकार से लगाना है। वो जस्ट ओपन ही हो रहा है। ये होता है सिटीजन चार्टर, जो कि हमारे अस्पतालों के बाहर लगा होना चाहिए। इसमें सारे हमारे अस्पताल की पूरी डिटेल होती है, क्या क्या होता है वो हम एक बार छोटे उसमें देख लेंगे। इसके मार्क्स होते हैं आपके उसमें, असेसमेंट के दौरान चेकलिस्ट में पूरे मार्क्स दिए गए हैं कि सिटीजन चार्टर लगा है या नहीं लगा है, उसके लिए मार्क्स दिए हैं। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सिटीजन चार्टर्ड या फिर नागरिक घोषणा पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहता है, ऐसे कैसे ही आपके यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में या फिर सीएचसी में रहता है। उसमें केवल बेसिक चीजें ऐसी ही रहेंगी, उसमें नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर हाँ क्या क्या लिखा जाएगा, हमारे सारे मरीजों को किसी भी भेदभाव के बिना समान सुविधाएं देने का परिकल्पना है, मतलब ये हमारा क्या विजन है, ये सब लिखेंगे। फिर सामान्य जानकारी, कितने बिस्तर का आपका अस्पताल है, एसएनसीयू कितने बिस्तर का है, AC। मैं- सुरेश सर अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो इसके बाद में फिर हम क्या लिखेंगे, एसएनसीयू बेड हमारे यहाँ कितने, मतलब आपके सामान्य जितने डिपार्टमेंट उपलब्ध हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। जितने डिपार्टमेंट, उनमें सारे डिपार्टमेंट्स में कितने बेड अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर पैरामेडिकल की संख्या लिखेंगे, नर्सिंग स्टाफ की संख्या लिखेंगे, एम्बुलेंस की संख्या लिखेंगे, शव वाहन अगर है तो उसकी संख्या लिखेंगे। फिर समय हमारे यहाँ पर ओपीडी का कितना है वो यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पूरे अस्पताल की एक समरी, जितनी जानकारियां हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको लगाया इसलिए जाता है कि यदि कोई अनजान मरीज आए तो उसको हमारे अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारियां मिल जाए। ठीक है, हम यहाँ पर थे। समय समय लिखेंगे, उसमें हम प्रातः कितने बजे से कितने बजे तक, शाम को कितने बजे से कितने बजे तक, फिर आईपीडी सुविधा या फिर आपातकालीन सुविधा कब उपलब्ध है, फिर इसके अलावा क्या सेवाएं हम दे रहे हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। जैसे मेडिकल बोर्ड किस दिन होता है और उसमें सुविधाएं क्या क्या किया जाएगा, विकलांगता बोर्ड किस दिन होता है वो सब लिखेंगे। इसके बाद में इसके बाद में उपलब्ध सेवाएं ओपीडी या आईपीडी में क्या क्या उपलब्ध है, जैसे स्त्री और पशुधन रोग में कमरा नंबर कौन सा, हर एक उसका कमरा नंबरिंग किया जाएगा, हर एक कमरे का नंबर इसके आगे डाले जाएंगे। यहाँ पर ये सैंपल कॉपी है इसलिए सबके सामने 10 नंबर कमरा डाला हुआ है। इसमें जैसे स्त्री रोग विशेष या प्रसूति रोग का कमरा नंबर कौन सा है वो डालेंगे, शिशु रोग का कौन सा है वो डालेंगे, सारे ऐसे रूम नंबर डाल के, जैसे जिससे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अनजान व्यक्ति को सीधे इसको सिटीजन चार्टर को यदि कोई व्यक्ति देखे तो उसको पता चल सके कि हमें उसको ब्लड बैंक यदि जाना है तो उसको कौन सा कमरा नंबर को ढूंढना रहेगा। ये सारी जानकारी रहेंगी। फिर इसके बाद में चिकित्सा अस्पताल में अवेलेबल सर्विसेज क्या क्या आप दे रहे हैं, एक्सरे है आपके यहाँ, सोनोग्राफी है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है वो सारी चीजें अपन लिखेंगे। फिर इसके बाद में चिकित्सालय में मातृ और शिशु रोगों के से संबंधित आपातकालीन सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है वो लिखेंगे। फिर
फिर वाहन की सुविधा कौन कौन सी है कि आप किसको कॉल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अस्पताल की एम्बुलेंस अवेलेबल है तो वहां पर यहीं पर आप उसका नंबर भी लिख सकते हैं, और उसके साथ 108 पर कॉल करने का है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर शव वाहन के लिए पे तो उसका नंबर लिखेंगे। फिर चिकित्सा में संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हम नेशनल प्रोग्राम्स को अपने यहाँ पे संचालित कर रहे हैं उनकी जानकारी देंगे। इसके बाद में चिकित्सालय में हमारे हॉस्पिटल में मरीजों के अधिकार क्या है ये यहाँ पर लिखा रहेगा। अपन ने अक्सर मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जो गूगल से निकाले गए अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो सारे अलग जो डॉक्यूमेंट में है आपके मेन एसओपी में जो लिखा है या फिर आपके सिटीजन चार्टर में जो लिखा है वही स्टिकर आप दीवारों पे चिपकाएं। इन दोनों में परिवर्तन ना आए, दोनों एक जैसे हों, दोनों अलग अलग ना नहीं हो। ठीक है, जैसे चिकित्सालय में आपके अधिकार क्या क्या है, मतलब मरीजों के अधिकार क्या क्या है, तो यहाँ पर हम सारे अधिकार लिखेंगे। अब जैसा इसमें दिखाई दे रहा है ये एक सैंपल कॉपी है, इस तो आप इसके इसमें थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अस्पताल के अनुसार, आपकी स्वास्थ्य संस्था के अनुसार इनको चीज़ों को चेंज करना रहेगा। ये फिर इनके मरीजों के कर्तव्य क्या-क्या है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। इसको थोड़ा-सा ज़्यादा बोल्ड करके लिखेंगे क्योंकि मरीज हर एक व्यक्ति अपना अधिकार पहले माँगता है और कर्तव्य कभी नहीं निभाता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा बोल्ड करके लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सशुल्क सेवाएँ मतलब इसका चार्जेज़ हमारे यहाँ पर यदि किसी चीज़ का लगता है तो उसकी चार्ज यहाँ पे लिखेंगे, और निःशुल्क सेवा मतलब जिस चीज़ का चार्ज नहीं लगता है वो यहाँ पे लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पर गलत बोल के कि इसका चार्ज लगता है और चार्ज ले लिया जाता है, ऐसे इसलिए ये यहाँ पर पढ़ के हमें सब चीज़ें जानकारी एक बार में मिल जाएँगी। आपकी शिकायतों और समस्याओं के लिए क्या करेंगे, मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म जो है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबके जानकारी यहाँ लिखेंगे। फिर हेल्थ मैनेजर है, ये सारी जो भी अधिकारी से संपर्क करना है उनका लिखेंगे। एम्बुलेंस और शव वाहन के फिर से नंबर वगैरह लिखा है। आगंतुकों के लिए नीति मतलब कि आपके विजिटर्स जो पेशेंट से मिलने के लिए जो अटेंडर आते हैं उनका समय, ये सारी चीज़ें जानकारी हम एक शॉर्ट में पूरे उसके ये बड़े बोर्ड में लगेगा और अस्पताल का एकदम मेन गेट पे लगेगा। जैसे ही कोई मरीज़ आता है, उसको नागरिक घोषणा पत्र दिखे या फिर सिटीजन चार्टर्ड इसको बोलते हैं वो दिखे, और उससे उसको पूरे अस्पताल के बारे में एक समरी पता चल जाए। अब उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, ठीक है? ये हर एक अस्पताल में लगाना आवश्यक है। तो इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो, अभी तक अपन ने डिस्कस किया 2 चीज़ें, एक करा एंटीबायोटिक पॉलिसी और दूसरा करा हमने सिटीजन चार्टर। इन दोनों में यदि किसी को भी कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन चेकलिस्ट पे आते हैं।